हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू पढ़ ले 1030। और यार आज ये हमारा बातचीत का फर्स्ट एपिसोड है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले एक टीजर डाला था और तुम लोगों ने अपने बहुत सारे सवाल पूछे थे। ये एक बहुत ही लाजवाब सीरीज होने वाली है जिसमें तुमको ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि ना सिर्फ 10th के लिए काम की है, जो कि तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ ऐसे घूमती हुई दिखेंगी, जो कि तुम्हारे दिमाग में एक बार बैठ गई ना तो उन्हें निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो आज हमारा ये बातचीत का फर्स्ट एपिसोड है और यहाँ पर आप लोगों के लिए कौन है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्रणय प्लीज। क्या हाल है भाई? देखो, ये बातचीत का मैं ऑनेस्टली तुम लोगों को फंडा बताता हूँ। हमको ना ऑनेस्टली बात करने का बहुत शौक है और मुझको तो बहुत ही ज्यादा शौक है। तो हमने इसलिए सीरीज का नाम ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हमने 5 मिनट बैठे और हमने नाम रख दिया बातचीत। तो इस सीरीज के अंदर बेसिकली जो गेस्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत दिग्गज हैं और उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। तो हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनका अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो शायद तुम इंट्रोडक्शन से ही समझ जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स में तो बहुत सारे लोग उनसे रिलेट करने वाले हैं। ये जो हमारे गेस्ट हैं इन्होंने बीटेक किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से। इनके पास में 16+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो भी कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट्स का, जैसे कि एलन हो गया, ईटूस हो गया, बंसल क्लासेस हो गया। इन सारी कोचिंग एकेडमिक, इन सारे इंस्टीट्यूट्स का इनके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है और इन्होंने टॉप 10 के अंदर, जेई के अंदर कई बार रैंक्स निकाली हुई है। इनफैक्ट नीट के अंदर भी बहुत ही तगड़ी रैंक्स निकाली हुई है। और यही नहीं, जब ऑनलाइन का जमाना आया तो ये इंडिया के वन ऑफ द टॉप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नंबर 1 एजुकेटर भी रह चुके हैं फिजिक्स के। तो आई होप तुमने अभी तक गेस कर ही लिया होगा। सो वी आर प्रेजेंटिंग बातचीत एपिसोड फर्स्ट। यहां पर हमारे जो पास जो गेस्ट हैं, वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव एनकेसी सर ऑन द शो। सर वेलकम, कैसे हैं आप सर? हाय सर। हेलो सर। तो सर हमारे बीच में आए हैं और बहुत फेमस है, मतलब इनके वीडियोस, इनके कोर्सेस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ होगा। तो वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव सच अ लेजेंड ऑन द शो, जो कि फिजिक्स की फील्ड में बहुत ही ज्यादा नामी है और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से। तो सर आप तो पहले तो बताइए सर कैसा लग रहा है? मतलब नॉर्मली बेसिकली हम ट्राई ऐसा करेंगे क्योंकि आप मतलब डेफिनेटली बहुत अपनी फील्ड में, जैसे मैंने बोला, बार बार मैं बोल रहा हूँ वही चीज, पर हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हम इस कॉन्वर्सेशन को बहुत ही फ्रेंडली रखें। तो आप सर कैसे हैं, बताइए सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों के थ्रू मेरी आवाज इतने सारे स्टूडेंट्स तक जाएगी, तो मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, तो इस शो के अंदर बेसिकली मैं बता देता हूँ कि हम ना बहुत ही फ्रैंक सा शो कर रहे हैं। तो इसमें कुछ कुछ सवाल तुम लोगों के हैं, कुछ कुछ सवाल जो जनरल सवाल है वो सारे के सारे हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे वो टीवी शो की तरह वो लेके नहीं बैठे हैं कि हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमारे पास में बिल्कुल एक एक करके पूछ रहे हैं, पर जो रैंडम से जो हमारे दिमाग में ओवरऑल एक आइडिया है जो हमको पूछना है, तो वैसे क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। सर क्या हम आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर फ्री, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसके अंदर ना बेसिकली मैं तुमको बता दूं कि सीन क्या है। शुरुआत में जनरल क्वेश्चन जो है, जो कि मैं बोलूंगा कि लाखों बच्चों के होते हैं इस मोमेंट पर, वो हम सर से पूछेंगे। उसके बाद जो आप लोगों ने हैशटैग बातचीत लगा के सवाल पूछे थे ना, वो भी हम लोग इसके अंदर फीचर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने आपसे बोला था कि यार अपने सवाल जो है, डाउट जो है वो पूछो, क्योंकि ऐसे दिग्गज लोग, लेजेंड लोग जो है आपके सवालों के जवाब देने वाले, ठीक है। तो यार मैं ना मतलब अभी सर से एक सवाल करता हूँ। बहुत ही ऐसा बेसिक सा सवाल है। जैसे कि जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिस चीज के साथ हम रिलेट कर पाते हैं, सबसे ज्यादा जिस चीज को हम याद करते हैं, वो स्कूल लाइफ होती है ना। वो होता है कि यार एज अ स्टूडेंट हमारा क्या मतलब, हम कैसे थे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एज अ स्टूडेंट आप स्टूडेंट लाइफ में कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे? अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूं तो मैं थोड़ी सीरियस टाइप स्टूडेंट्स में आता था। एक्चुअली मेरा जो बड़े भैया थे 2 साल सीनियर थे मुझसे और सेम स्कूल में थे, तो उनके सेम स्कूल में होने का भी इफेक्ट बहुत पड़ता था। और उनकी जो बुक्स रहती थी तो मैं 1 साल पहले ही थोड़ी थोड़ी पढ़ लेता था, तो मेरे को एक गाइडेंस ऑटोमेटिकली मिल जाता था मेरे बड़े भाई की वजह से। तो उससे मेरी स्कूल लाइफ थोड़ी सीरियस टाइप रहती थी और गाइडेंस भी रहता था मुझे। और मैं थोड़ा सा कंपटीशन को लेके भी 11th में जाके सीरियस हो गया था, आईआईटी को लेके। मतलब सर आप शुरू से ही अपने स्कूल से ही टॉपर ही रहे हैं अपनी क्लास में?
नहीं, टॉपर एकदम मैं से नहीं कि 1-2 नहीं, पर टॉप 3-4 में रहते थे। अच्छा अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट सर। नो डाउट सर, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप, मतलब मुझे पता है, हमें भी लगा ही था कि सर टॉपर ही रहे होंगे, और जब आपने बोला कि आप सीरियस रहे स्टूडेंट लाइफ से, तो उसके लिए भी मुझे ऐसा शौक नहीं लगा, क्योंकि सर वो मतलब लगता ही है सर, वो एक एक आपने इतना, और स्पेशली एकेडमिक में इतना अच्छा काम किया, इतने आगे हैं आप हैं, तो वो तो मतलब लग ही जाता है कि हाँ यार तो सही है। मुझे खुद नहीं पता चलता, पर जो मेरे बड़े भाई या और लोग हैं, वो लोग ऐसा बताते हैं कि आप सीरियस थे उस टाइम बहुत। ओके ओके, अच्छा सर, एक ना एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है, ये मेरा भी पर्सनली बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है, कि आपने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से की हुई है, तो आपके पास में फॉर श्योर बहुत सारे पैकेजेस रहे होंगे, मतलब उस टाइम पे भी अगर आपके पास में कंपनीज की तरफ से बहुत सारे ऑफर्स रहे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस रहे होंगे, तो फिर सर वो एकदम से छोड़ के टीचिंग में आने का कैसा, क्या मोटिवेशन रहा, मतलब आप वो छोड़ के टीचिंग में कैसे आए, उसकी जर्नी बताइए थोड़ी सी। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ऐसा क्या है कि आप आईआईटी से बीटेक होने के बाद जो लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है, उसमें डेफिनेटली जॉब तो आपके हाथ में रहती है। आपने कोई कॉरपोरेट की जॉब नहीं की, कोई कोर जॉब नहीं की, आपने टीचिंग प्रोफेशन चुना। तो इसके पीछे एक कारण था कि मेरे को कभी ट्वेल्थ में भी, ट्वेल्थ से पहले भी और बीटेक करते हुए भी, जब मैं किसी को कुछ समझाता था, कोई मुझसे अगर कुछ पूछ रहा है, जब मैं उसको समझाता था स्टडी से रिलेटेड कोई चीज या, तो मेरे को ऐसे लगता था कि यार मुझ में एक थोड़ी डिफरेंट बात है, आई कैन एक्सप्लेन टफ थिंग वेरी इजीली, ऐसा लगता था। तो बाकी लोग भी बोलते थे यार तू जब समझाता है ना तो एकदम समझ आ जाता है बढ़िया से। तो ऐसा लगता था मुझे कि आई कैन टीच। और फिर मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ाना भी शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और मैं एक टफ चीज को इजी बना के समझा सकता हूँ। तो ये एक रील थी मुझे, इसकी वजह से मैंने ये प्रोफेशन चूज कर। वाह वाह सर, दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट कि आप इतने सारे आपके पास में अपॉर्चुनिटीज थी, वो छोड़ के आप एक नोबल कॉज के लिए जुड़े, ताकि आप आगे और लाखों बच्चों की जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आए। तो सर उसके लिए तो डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू यू सर। आज भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सर जब आप समझाते हो तो बहुत टफ चीज भी बहुत आसान लगती है, और फिर हम घर जाके उसको देखते हैं तो वो हमें थोड़ी टफ लगती है। तो शायद ये वही एबिलिटी है, और इट्स फ्रॉम गॉड। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, कि हर एक को ऊपर वाला अलग अलग नवाजता है। यस सर, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, मतलब इन शॉर्ट। एग्जैक्टली, मतलब है सर। ठीक। ओके, तो सर अब इसमें ना एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, मतलब आज की डेट में तो इट इज द मोस्ट हॉट टॉपिक, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो ये है कि जब मैं बात करता हूँ कि दो टाइप के भी इस टाइम पर एजुकेशन बढ़ चुका है, एक है ऑनलाइन सेगमेंट में, दूसरा है ऑफलाइन सेगमेंट में। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की जब मैं बात करता हूँ, तो आपको क्या लगता है डेवलपमेंट वाइज और ओवरऑल जो चीजें उसके अंदर, कहां पर आपको लगता है कि ज्यादा स्कोप है और कहां पर आपको लगता है कि ज्यादा अच्छी तरीके से जो है वो बच्चा कोप अप कर सकता है? एग्जैक्टली। ये तो आजकल के ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का सवाल है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोला जाए तो सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछते हैं, सर ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा बेटर है या ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा बेटर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसका अगर मैं आंसर दूं तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो टाइम चल रहा है, जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है और बच्चों को घर पे रह के जो फैसिलिटीज मिल जाती हैं, उनके हिसाब से मुझे अब ऑनलाइन ज्यादा बेटर और ज्यादा फैसिलिटीज देने वाला लग रहा है। इसमें डिस्ट्रैक्शन भी कम है, ठीक है, और बच्चे ज्यादा एफिशिएंट भी हो गए हैं। एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि मैंने तो लास्ट 16 ईयर में, अब से 2 साल से मैं ऑनलाइन, टोटल ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाया करता था, तो आई कैन डिफरेंशिएट इजीली। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक, अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, स्टूडेंट को चूज करना होता है कि ऑफलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, कौन सा बेटर है। लेकिन मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ऑनलाइन पढ़ाते हुए मैं अपनी टैलेंट को या अपने स्टफ को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाता हूं। मुझे ऐसे लगता है कि ऑफलाइन में कुछ चीजें ऐसी थी कि थोड़े से रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम सब बच्चों तक बराबर नहीं पहुंचा पाते थे। ऑनलाइन में वो चीज हर बच्चे तक बिल्कुल बराबर पहुंचती है और एग्जैक्ट फॉर्म में पहुंचती है। मुझे ऐसा फील होता है। तो एक टीचर की एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ी हुई मुझे फील होती है इन ऑनलाइन।
ऑफलाइन के अपने अलग फायदे हैं, ऑनलाइन के भी अपने अलग फायदे हैं, हम इनको एग्जैक्ट कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, बट ऑनलाइन में मुझे थोड़ा सा बेटर एफिशिएंट लगता हूं मैं। मतलब हम सब ना अपनी अपनी धारणाएं एज स्टूडेंट्स अपने अपने पॉइंट्स डालते हैं कि यार ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन अच्छा है, पर एक टीचर जो कि खुद 16 साल से पढ़ा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना भी बहुत जरूरी है, जो कि शायद हमने अभी से पहले नहीं जाना था। तो अभी ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार, और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ऑनलाइन चीज इतनी अच्छी बढ़ रही है, ये जान के मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यार एक रेवोल्यूशन तो आया है एजुकेशन के अंदर। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। और सर पिछले 2 सालों से एक वन ऑफ द टॉप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के भी नंबर 1 एजुकेटर रह चुके हैं, और उसी जगह पे शायद मैं और अतर भी हुआ करते थे, बट एनी विच वे, तो वापस से आते हम इसी सीरीज के अंदर वापस फोकस करते हैं। यहाँ हमारा फोकस इधर चेंज नहीं करते क्योंकि हमारे सामने फिजिक्स के सर बैठे हुए हैं। तो एक सवाल मेरा सर और था बहुत अच्छा वाला, कि बहुत सारे लोगों ने मतलब आप मतलब मुझे नहीं पता कि आप वेब सीरीज वगैरह या ऐसा कुछ फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, पर अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो क्या आपने कोटा फैक्ट्री नाम की सीरीज देखी जो कि बहुत पॉपुलर है इस एज ग्रुप के अंदर? कोटा फैक्ट्री के कुछ एपिसोड कुछ मैंने देखे हैं, यूट्यूब पे है ना शायद। हाँ जी सर, एक सीजन उसका यूट्यूब पे है और दूसरा नेटफ्लिक्स के ऊपर है। हाँ मैंने देखे हैं, कुछ मैंने देखे हैं। अच्छा, तो सर उसमें ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये रिलेटेड कितना है हमसे, कितना रिलेटेड है। तो हमने कोटा फैक्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है कि उसके अंदर बहुत सारे बच्चे जनरली बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या अब चूंकि आप इतने सालों से कोटा में आपने फर्स्ट हैंड पढ़ाया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे मतलब कोटा के अंदर एक्चुअली कितने परेशान रहते हैं और उनकी कोटा की लाइफ कैसी रहती है? एक टीचर्स पर्सपेक्टिव से आपको इस बारे में क्या लगता है? और एक्चुअली मैं कोटा में बहुत सालों तक रहा हूँ, तो बिल्कुल स्टूडेंट साइड भी मैं सोचता था जी। कभी कभी जिस इंस्टीट्यूट में होता था तो उसमें कुछ टीचर्स को स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी का मेंबर भी बनाया जाता था, ताकि वो स्टूडेंट्स की हॉस्टल वाली या उनकी डेली वाली लाइफ में अगर उनको दिक्कत हो रही हो तो उनको काउंसिल करें, उनको दूर करने की कोशिश करें। कभी कभी हम वो बच्चे जहाँ रहते थे, हॉस्टल में रहते थे या जहाँ मैस में खाते थे, वो आके हमसे कंप्लेन करते थे कि सर हमारे मैस में खाना अच्छा नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, हम क्या करें। तो हम कभी कभी उनके मैस के ऑनर्स और उन सबसे भी मीटिंग करते थे कि भाई अच्छा करो, कुछ बच्चों को ठीक लगे। तो उस एंगल से मैं उसको बहुत क्लोजली फील कर पाता हूँ स्टूडेंट्स की लाइफ को, ठीक है ना, रादर देन स्टडी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कोटा फैक्ट्री में जैसे बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई है, वो ठीक है, वैसा ही होता है। उन्होंने काफी कुछ उसको रिलेट करने की कोशिश की है। बच्चे परेशान तो रहते हैं वहाँ पे, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा होम सिकनेस फील करते हैं और घर से दूर चले आते हैं। कुछ वहाँ के माहौल में सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पूरे 2 साल तक सेट नहीं हो पाते। तो कभी कभी कोई बच्चा जिस पोटेंशियल का होता है वो उतना पोटेंशियल वहाँ पे शो नहीं कर पाता, लेकिन उसके यार दोस्त बहुत जा रहे हैं, उसके बड़े भाई, उसके मामा, उसके चाचा ने कोटा में रह के रैंक निकाली है, तो उसको सोचते हुए वो लोग कोटा चले जाते हैं, ठीक है ना। पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को कोटा में जाके बहुत सुटेबल माहौल मिल जाए, बच्चे परेशान भी रहते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं। फिर वो एक प्रेशर भी रहता है, मतलब उस कारण भी शायद बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं कि एक प्रेशर है जिस कारण चले गए, पर फिर पता नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है। सही बात है। काफी सारे बच्चों की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, तो कुछ टाइम तो उनको अपनी तबीयत को वहाँ के माहौल में ढालने में ही लग जाता है। एग्जैक्टली। तब तक 1-2 टॉपिक भी निकल जाते हैं, वैसे भी केसेस होते हैं। एग्जैक्टली सही। अच्छा, तो इसमें सर जैसे कि बहुत सारे जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबका ना एक कुछ ना कुछ सिग्नेचर होता है। मतलब उस चीज के लिए ना वो इंसान या फिर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस होता है। जैसे कि कुछ भी, फिर वो सिग्नेचर कुछ भी हो सकता है कि हम कुछ बोलते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक समझाते समय कोई चीज हो। तो सर आपका ऐसा कुछ सिग्नेचर है क्या, कोई ऐसा कुछ चीज जिससे बच्चे, जो चीज आप हमेशा से हर बच्चे को बोलते आ रहे हो, फॉर एवरी बैच एंड फॉर एवरीवन, ऐसा कुछ आपका सिग्नेचर है क्या? हाँ, एक्चुअली में हर टीचर का ही होता है। मुझे लगता है कि ये हर स्टूडेंट को फॉलो करना ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर मेरे कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे, वो तुरंत पहचान जाएंगे। जब भी मैं क्लास लेता हूँ या कुछ भी करता हूँ, बच्चों को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा के मैंने एग्जाम्पल बताया, कुछ भी बताया, बस मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे इस टाइम, क्योंकि हर टाइम इंटरनेट पे, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल रहता है, पहले ऐसा नहीं था, और अब सब कुछ जस्ट एक क्लिक अवे अवेलेबल रहता है।
तो मैं बच्चों को बस यही कहता हूँ कि बेटा पूरी ईमानदारी से काम करना है आपको, ठीक है ना, खुद को कंट्रोल करके पूरी ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से अगर आप स्टडी करोगे, बिल्कुल ऑनेस्टली स्टडी करोगे, तो उसका आपको 100% क्रेडिट मिलेगा, पूरा का पूरा। आपको बहुत एफिशिएंसी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ईमानदारी से मतलब थोड़ा नाता तोड़ लिया, तो आपको लगेगा कि आपने कर लिया, पर उसका फ्रूट नहीं मिल पाएगा आपको। तो मेरा स्ट्रेस बहुत रहता है कि भाई ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन सर्च कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। बच्चे कुछ इस चीज की वजह से, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो नुकसान कर लेते हैं अपना। और मुझे पढ़ाते हुए बहुत डर रहता है कि यार इतनी मेहनत करके कोई टीचर पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत करके आप पढ़ रहे हो, इतनी ज्यादा मेहनत करके आपके पेरेंट्स इतना पैसा देके फीस भर रहे हैं, तो आपके एक छोटे से फेलियर से केवल आप ही फेल नहीं होते हो, आपके साथ आपके कई सारे लोग फेल हो जाते हैं। आपके टीचर को थोड़ा सा फेलियर फील करना पड़ता है, आपके पेरेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि सब तो आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं ना। एग्जैक्टली। तो मेरा आपको ये मैसेज भी है कि जितनी भी पढ़ाई करनी है आपको, जब भी पढ़ रहे हो, पूरी ईमानदारी से पढ़िए, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पढ़िए, ठीक है, और आप डेफिनेटली सक्सेस तो आपके पीछे पीछे आ ही जाएगी। एक्सीलेंस का पीछा कीजिए। सर इसमें ना यस यस यस, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जनरली क्या होता है कि चूंकि सब कुछ हमारे लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो हम एक बहुत ही कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और वो चीज ना देखना, मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे सामने फोन रखा हुआ है, और वो उस फोन को खोल के इस क्वेश्चन का आंसर ना देखना मेरे कंफर्ट जोन के बहुत बाहर हो जाता है। तो मैं बहुत इंटिमिडेट होता हूँ कि यार मैं अभी देख लेता हूँ। तो डेफिनेटली आज मैंने एक क्वेश्चन देखा, कल मैं 10 देखूंगा, अगले दिन मैं 100 देखूंगा, तो वो साइकिल ही बनती जाएगी, और फिर एट द एंड हम कुछ कर नहीं पाएंगे उससे, क्योंकि हमारी वो आदत बन जाएगी। यस यस यस। तो अब एक काम करते हैं, हम ना बातचीत जो है थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी ऐसी हैवी सी हो गई, तो उसको थोड़ा लाइट करने के लिए जो हमारा एक सेगमेंट है बातचीत विद जनता वाला, तो ऐसे हम ट्राई करेंगे कि एडिटिंग में ऐसा बहुत तोड़ फोड़ बातचीत विद जनता डाल पाए, पर अगर नहीं भी डाल पाए तो ऐसा समझ लो कि बहुत अच्छे से आया हुआ है। तो बातचीत विद तो बातचीत विद जनता के अंदर हम ना जनरली जो आप लोगों के सवाल है, जो आपने लास्ट वीडियो के अंदर कमेंट्स में पोस्ट किए थे हैशटैग बातचीत यूज करके, जो कि आप अभी भी कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो उन क्वेश्चंस को हमने लिया है। अब बेसिकली क्वेश्चंस बहुत सारे थे, तो उनमें से हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए, और हमको ऐसा पता चला कि ये वही क्वेश्चंस है जो कि हर स्टूडेंट को जीवन में हमेशा पूरे टाइम आते हैं। तो सर बेसिकली हमारे पास में 4-5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं सारे एक साथ ही बोल देता हूँ, ठीक है? तो आप फिर एक और चीज है कि सर ये 4-5 सवाल जो थे, मतलब ये सवाल मुझे रिपीटेडली कमेंट सेक्शन में दिखे थे, यही 4 सवाल अलग अलग फॉर्मेट में। मैं बोलूंगा अगर वहां पर 700-800 कमेंट्स थे, तो क्लोज टू 500 कमेंट्स तो सेम ही चीज को लेकर है, बस फॉर्मेट अलग अलग था। तो इसीलिए हमने ये टॉप के 4-5 निकाले जो कि हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो यस, लेट अस स्टार्ट विद दिस सेगमेंट। ठीक है, तो थोड़ा इसको रैपिड फायर टाइप का रखते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब चूंकि सबको 10th में जाने के बाद आईआईटी का चस्का लगता है, और सबको ऐसा लगता है कि हम आईआईटी फोड़ने वाले हैं, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि जनरली एक स्टूडेंट का कितना मतलब एक एवरेज स्टूडेंट का कितना टाइम निकल जाता है आईआईटी निकालने में, मतलब 1 साल 2 साल है, कितना बेसिकली टाइम कितना लगता है इन शॉर्ट आईआईटी निकालने के लिए? तो आप चूंकि एक टीचर है, आपने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को देखा है, तो आपके हिसाब से ऑन एवरेज ये स्केल कितनी है, कितना टाइम लग जाता है एक बच्चे को आईआईटी निकालने में? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में हो। इसके 2-3 आंसर बनेंगे। अगर आप मान लीजिए आप 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट हैं, तो और आप किसी कोचिंग में ज्वाइन करने वाले हैं फॉर द गाइडेंस, तो आप 2 साल तो पूरी ईमानदारी से अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। बस 2 इयर्स में आपका जेई डेफिनेटली निकल जाएगा, अगर आपने रेगुलरिटी के साथ अच्छे से पढ़ाई की। और अगर आप 12th क्लास में हो और आप सोच रहे हो कि अब मैं प्रिपरेशन करनी शुरू करता हूँ, आप 12th में आ गए हो और अब सोच रहे हो कि मैं प्रिपरेशन करनी शुरू करता हूँ, तो आपके पास लगेगा आपको 1 साल है, बट आपके पास 1 साल नहीं होगा, क्योंकि आपके बोर्ड भी होंगे, तो आपके पास 8 to 9 मंथ्स होंगे। और 8 to 9 मंथ्स एक्चुअली इनफ टाइम है, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है। तो मैं ये कहूंगा कि 8 to 9 मंथ्स अगर आप बिल्कुल एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और सब चीजों से नाता तोड़ के पढ़ाई करते हो 8 to 9 मंथ, तो आप टॉप 100 में भी रैंक ला सकते हो।
मेरे हिसाब से इतना टाइम मोर देन इनफ होता है एक एवरेज स्टूडेंट को, अगर वो सीरियस हो जाए 8 to 9 मंथ, एक एवरेज स्टूडेंट को अगर वो सीरियस हो जाए तो इनफ है टॉप 100 में रैंक लाने हम्म। मतलब इन शॉर्ट उस 8 से 9 महीने के लिए आपको सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। मतलब आईपीएल के अंदर कौन जीत रहा है, विकी कौशल की शादी किससे हुई, किसने क्या किया है अपनी लाइफ के अंदर, वो सब बाहरी दुनिया आपको अलग कटना पड़ेगा सबसे, और अपनी स्टडी टेबल के साथ में और अपनी बुक्स के साथ में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। यस, मतलब वही है कि आप जो 8-9 महीने करने वाले हो, ये आपके आगे के साल डिसाइड करने वाले हैं। तो सब कुछ त्याग के मतलब बिल्कुल बस 8-9 महीने, अगर उस फेज में भी हम लोग हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो सर ना मतलब ये सवाल तो मैं बोलूंगा कि 6th क्लास से लेकर तो स्ट्रेट हर बच्चे तक ये सवाल बिल्कुल कॉमन है। वो ये होता है कि अगर मैं भी सोचूं कि चलो आज मुझे पढ़ना है, तो एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए, मतलब कितने घंटे की स्टडी इज नेसेसरी। तो ये बहुत कॉमन सवाल है। अब इस सवाल का जवाब टैकल करते करते हमें बहुत समय हो गया। मतलब ऐसा हुआ है कि हम ये किसी बच्चे की जब बात कर रहे हैं तो वो बोलता है कि भैया हम जो है ना, हम सोचते हैं कि 8-8 घंटे पढ़े पर हमारा आउटपुट निकल नहीं पाता है। फिर हम 3 घंटे पढ़ते हैं पर आउटपुट निकल जाता है। तो वो मतलब आप बताएं प्लीज कि ऐसा क्या है जो इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो सकता है। सर कितने घंटे पढ़ाई करनी है मुझे आईआईटी निकालने के लिए? एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है, और इसका आंसर भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अगर आपको आईआईटी निकालनी है और आपको ये देखना कि डेली मैं कितना पढूं, तो दैट डेली शुड बी रेगुलर। वो डेली आपका डेली होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पढ़ाई की और फिर 5-6 दिन आप नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो आपको जितनी आपने डेली रेगुलर पढ़ाई की उसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी तो जरूरी है। और अगर आप डेली 6 आवर की सेल्फ स्टडी करते हो तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा सेलेक्ट होने। 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी डेली अगर आप करते हो विद रेगुलरिटी तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा सेलेक्ट होने। ये एक्चुअली बहुत अच्छा आंसर, मतलब एक दिस इज रियली अ गुड आंसर। क्योंकि डेली कितने घंटे पढ़ना है, मैं बाद का क्वेश्चन हटा दो, डेली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार तो डेली पढ़ना है, फिर उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमको कितने आवर्स पढ़ना है। और 6 आवर्स आई गेस इज वेरी डूएबल, मतलब एक बच्चा कर सकता है 6 आवर्स अगर अपना एक फुल पोटेंशियल वो लगाए तो इसी के साथ में एक और क्वेश्चन है जो इसी के आसपास रिलेटेड होता है कि सर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यार हमारा स्कूल भी होता है और फिर हमको कोचिंग के लिए कैसे टाइम निकालें, फिर उसमें सेल्फ स्टडी के लिए कैसे टाइम निकालें, फिर असाइनमेंट्स भी कर दूं स्कूल के, फिर इसमें टीचर का होमवर्क भी कर दूं, फिर ये भी कर दूं, सब कर लूं मैं, तो कैसे हो पाएगा ये? मतलब मैं टाइम कैसे निकालूं इसके लिए? ये तो एक्चुअल में 95% से ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है इस टाइम। हर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इस चीज को लेके कि यार मेरा स्कूल का भी इतना ज्यादा वर्कलोड है और मैं कोचिंग भी करूं, कैसे करूं। इसके लिए बच्चों आपको खुद में डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कोचिंग की स्टडी को और स्कूल की स्टडी को सिंक करके पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। वरना मैनेज ही नहीं हो पाएगी। एक्चुअल में स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई 80 to 90% कॉमन है, डिफरेंस ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको टाइम टेबल की सेटिंग बिठानी पड़ेगी कि कोचिंग में पढ़ी हुई चीज आपके स्कूल में काम आ जाए और स्कूल में पढ़ी हुई चीज आपके कोचिंग में काम आ जाए, ठीक है ना। आपको उनको अलग अलग नहीं समझना है, वो एक्चुअल में दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है वो। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, पीसफुली बैठ के प्लान करना होता है कि कल मैं क्या पढ़ूंगा, कोचिंग में क्या पढ़ा जाएगा, स्कूल में क्या पढ़ा जाएगा, और इन दोनों को मैं एक साथ कैसे खत्म कर सकता हूँ सिंगल टाइम में। तो जब आप ऐसे ही प्लानिंग डेली करोगे, यानी कि, और ये बहुत अच्छी आदत है कि आप आने वाले 2-3 दिन की प्लानिंग आज कर रहे हो, तो इससे आपका फ्यूचर भी सुधर जाएगा और आपका मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा। स्कूल और कोचिंग आपको एक लगने लगेंगे अगर आपकी प्लानिंग सही है। तो बच्चे प्लानिंग करिए, मैनेज करिए, उससे थोड़ा थोड़ा आपको अपना स्ट्रेस रिड्यूस होता हुआ फील होगा और 15-20 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कि यार ये दोनों तो मैं बहुत आराम से मैनेज कर सकता हूँ। अच्छे जितने भी बच्चे सब बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, स्कूल के लोड के साथ ही बहुत अच्छी रैंक्स ले आते हैं। तो बेटा आप भी कर सकते हो, जब सब कर लेते तो आप भी कर सकते हो। करेक्ट है। अब इसमें ना इसी सवाल को अगर हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो इसी में एक और सवाल ऐड हो जाता है, और ये मतलब बातचीत की जो जनता है उन्होंने भर भर के पूछा, वो ये है कि सुबह पढ़ना चाहिए या फिर रात को पढ़ना चाहिए, आइडियल टाइम क्या होगा?
सर सुबह 4 बजे के उठ के पढ़ना है मुझे यार, सुबह 4 बजे तक पढ़ना सोना है। है। इस क्वेश्चन से मैं एक चीज का आइडिया लगा सकता हूँ कि आप लोग बच्चों के साथ बिल्कुल दिल से कनेक्टेड हो। ये क्वेश्चन बच्चे इसीलिए पूछते हैं जिनको बिल्कुल अपने एकदम दिल की बातें बताने वाले हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोग बच्चों के दिलों में इतने अंदर तक पहुंच गए सर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके क्वेश्चन ही इतने ज्यादा मतलब टू द पॉइंट है कि वो मुझे पता है कि बच्चों के दिल से निकल रहे हैं। खैर चलिए मैं आपको थैंक यू सो मच, आंसर देता हूँ थैंक यू सो मच। किस टाइम पढ़ना चाहिए, सुबह या शाम? तो इसका एकदम सही आंसर है बेटा, दोनों लोग बिल्कुल बराबर होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 16 इयर्स हो गए हैं, बहुत सारे टॉपर्स दिए, टॉप 10 में भी मैंने कई बार रैंक दी है, ठीक है ना। उन टॉप 10 बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट नाइट पढ़ने वाले होते थे, लेट नाइट तक पढ़ते थे वो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं। दोनों लोग बिल्कुल बराबर होते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है जो एक को दूसरे से बेटर बता सके। आप इस बात को मान लीजिएगा। तो बच्चों सोचना ही नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से रात में लेट नाइट तक पढ़ सकते हो, आपको तब पढ़ के ही ज्यादा एफिशिएंसी फील होती है, तो वैसे ही पढ़िए, बिल्कुल चेंज मत होइए। आपको एफिशिएंट होना है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के ज्यादा कवर कर सकते हो, ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ते हो, तो वैसे ही करिए, बिल्कुल भी स्विच मत करिए। तो दोनों बिल्कुल सेम है, ये बात मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ विद 16 इयर्स एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और रिलैक्स हो जाइए, जो आपकी आदत है वो सही है। तो मतलब आप सर ने बोल दिया है, बिल्कुल क्लियर हो जाओ इस बात को लेके कि हमको सुबह पढ़े रात में पढ़े, जब तुम्हें सूटेबल हो रहा है तब पढ़िए। तो इन शॉर्ट मतलब सर ने बोल दिया, तो अब ये सवाल कहीं भी मत डालना। अब जिन्होंने भी कमेंट किया था, अब सब भूल जाओ, ये सवाल है ही नहीं तुम्हारी डिक्शनरी के अंदर। एग्जैक्टली। ओके अच्छा सर, एक चीज और है, क्योंकि हमारी जो अभी ऑडियंस है इस वीडियो को देखने वाली, वो आई होप कि 9th 10th की ज्यादा होगी। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि 9th 10th के जो टॉपिक्स हैं वो कितने रिलेटेड है हमारी आगे की 11th 12th और जेई नीट की पढ़ाई से? तो इन 9th 10th के टॉपिक्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वहां पे? अगर 9th 10th के टॉपिक्स की बात करें, ये तो सारी इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो प्रिपरेशन है उनका बेसिक है। 9th 10th के टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर कोई बच्चा 11th क्लास में एडमिशन ले रहा है किसी भी कोचिंग में, तो उस कोचिंग में पहले 1 महीना या 1.5 महीना उसको 9th 10th के टॉपिक्स का रिवीजन कराया जाता है, ताकि उसकी 9th 10th बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर 11th स्टार्ट होती है। तो आप इस चीज से ही आइडिया लगा सकते हो कि 9th 10th की पढ़ाई कितनी ज्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल फाउंडेशन बिल्ड करने में ये बहुत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। तो बच्चों 9th 10th को बहुत सीरियसली पढ़ना, अगर आपके ड्रीम्स आगे जेई और नीट क्लियर करने। एग्जैक्टली। अब सर, ये तो बातचीत वाले सारे कॉमन सवाल हो गए। एक मन में जो डाउट बच्चे के रहता है स्टार्ट करने से पहले या फिर प्रिपरेशन करते समय भी, वो ये होता है कि प्रिपरेशन ना हो पाए या फिर सिलेक्शन ना हो पाए तो क्या होगा। और अब यहीं पर एंड करके मैं डायरेक्टली आपसे इसका आंसर पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। एक्चुअल में ये जितने भी सवाल हैं, उन सब सवालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अगर हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए या हमने प्रिपरेशन कर ली और हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हमारा सिलेक्शन आईआईटी में या नीट में नहीं हो पाया, तो सर क्या होगा। ठीक है। तो बच्चों, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है और मैंने दुनिया भी देखी है इतनी सारी, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किन्हीं भी कारणों से, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप लाइफ में पीछे रह जाओगे, ऐसा नहीं है। ये हमारी लाइफ के स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। मौके हमेशा मिलते रहते हैं, ठीक है ना। किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है तो किसी को लेट, मौके मिलते रहते हैं। अगर आपने इस मौके पे पूरा फुल परफॉर्म नहीं किया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर दोबारा मौका आएगा, लेकिन तब आप उसको मत छोड़ देना, ठीक है ना। इसलिए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटी से नहीं है या बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस से नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद अपनी मेहनत के बेसिस पे वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना, बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। तो
तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या आप अभी सक्सेसफुल होंगे तभी आप अच्छा कर पाओगे जीवन में, बिना इसके भी आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हो। और बच्चों, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप परफेक्ट हो, ठीक है ना, हो सके तो उसी चीज को अपनी लाइफ का एम भी बनाइए, तब आप बहुत लेवल की सक्सेस हासिल कर पाओगे। ये बहुत एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप 2 साल या 3 साल जिस चीज को बिल्कुल अपनी जान देके प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए काम कर रहे हैं, और बाय एनी केस अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता है, तो हमको थोड़ा सा डिमोटिवेशन यार डेफिनेटली फील होगा। मैं मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल कुछ मत करो, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहोगे तुम, वो चीज बिल्कुल एप्ट है, पर ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को लेके बैठे और आगे कुछ भी ना करें। मतलब हमने कितने एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, कितने अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, भले फिर उस टाइम पे फिर उनसे नहीं पूछता कोई कि आपकी डिग्री क्या रही, क्योंकि उनका वो काम बहुत बड़ा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, मैं बहुत थैंकफुल हूं कि आपने एडवाइस दी सबको, क्योंकि एक खुद जो कि इस फील्ड में एडुकेटर हैं, जो इतने टॉप एडुकेटर हैं, उनके ही मुंह से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे के लिए। कि यार नहीं, मतलब नहीं हुआ मेरा तो भी सर ने ऐसा बोला है कि यार कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा। तो जब वही ऐसा कह रहे हैं तो मैं डिमोटिवेट ना हूं, अपने आप को बिल्कुल ऐसा डिमोटिवेट ना कर दूं हर तरीके से। सर इसी में ना मैं एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने शायद डिसाइड नहीं किया होगा पीसीएम चूज करें या पीसीबी चूज करें। एक छोटा सा सवाल आया था तो मैंने इसको ऐड कर दिया उसमें। अभी अगर आप 10 to 11th मूविंग है तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो बेटा ये डिसीजन एक्चुअल में, तो अगर आप पीसीएम और पीसीबी दोनों में से कुछ भी चूज कर लेते हो, ठीक है ना, और आप बहुत मेहनती और अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपको कोई भी रिग्रेट फील नहीं होगा दूसरे को चूज ना करने का, ठीक है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीरियस होकर आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि मैं पीसीएम लेके इंजीनियर बन के क्या करूंगा, मेरे ड्रीम्स क्या है, या पीसीबी लेके डॉक्टर बन के मैं क्या करूंगा। तो थोड़ा सा आगे तक का सोचिए, और अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भाई और जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे एडवाइस जरूर लीजिए, सबकी बातें सुनिए, फिर डिसाइड करिए आपको क्या करना है। ये सुनो सबकी और करो अपने हिसाब से वाली। अपने मन मेरा मानना ये है कि अगर आपका मन कर भी रहा है फिर भी आप एडवाइस लीजिए और तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप भले ही एक चीज को लेके सटीक हो गए हैं, पर आपके लिए उसके एडवाइस भी लेना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, इसमें ना एक और क्वेश्चन है मेरा, जो कि शायद मतलब हमारी स्क्रिप्ट, जैसे अतर ने बोला स्क्रिप्ट से बाहर चले गए हम थोड़ा सा, तो मैं भी थोड़ा सा इक्वली आने के लिए एक स्क्रिप्ट से बाहर का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स के साथ में। एक बहुत मेजर चंक ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो कि आगे चल के अपने आप को पीसीएम या पीसीबी करता हुआ नहीं देख रही है, जिनको दूसरी फील्ड्स में जाना है, लेट्स से कॉमर्स में जाना है या फिर आर्ट्स में कुछ आगे बढ़ना है। अब चूंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेनली बहुत मेन स्ट्रीम रही है इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स वगैरह को लेके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जो कि वो नहीं करना चाहते हैं। तो कमिंग फ्रॉम एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका इसमें क्या मानना है कि जो शायद ठीक है हम भले ही यहाँ पर मतलब जेई बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पर अगर हम जेई और नीट वाले बैकग्राउंड को हटा दें, तो क्या बाकी फील्ड में जिसका बच्चे का इंटरेस्ट है कि मैं दूसरी फील्ड में जाना चाहता हूं, क्या वो वैसा कर सकता है अपने हिसाब से, या फिर उसको जेईई और नीट पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दूसरे फील्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और उनमें भी सक्सेस का लेवल उतना ही ऊपर है। जितना गेन आप जेईई या नीट करके कर सकते हो, एग्जैक्टली उतना ही गेन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, और सारे फील्ड, बाकी के फील्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपका मन जेईई और नीट यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल करने का नहीं है और बाकी फील्ड में आपको जाना है, तो आपको बेशक जाना ही चाहिए। जहां पर इंटरेस्ट होता है, जो हमारा मन होता है, अगर हम उसी को अपना प्रोफेशन या करियर बना लेते हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पा जाते हैं उसमें। तो भाई ये एक अगेन ये चीज एक टीचर के मुंह से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। तो आप सभी लोगों ने अभी सुना, जेईई के एक्सपर्ट ने खुद ने ऐसा बोला है कि आपकी, अगेन देखिए आप सबकी एडवाइस लीजिए, बट ये अगेन आपकी चॉइस है कि आप ज्यादा अपने आप को सूटेबल किस में पाते हैं। तो ये थैंक अगेन आई एम रियली थैंकफुल सर कि आपने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया। सही है। अच्छा तो सर अब हम लोग एपिसोड के थोड़ा एंड की तरफ आ गए, तो कुछ एंडिंग में ऐसे थोड़े से और लाइट वेट सवाल हैं जो कि हम आपसे करना चाहते हैं। उसमें से पहला ये है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कोचिंग होने के बाद में अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, या फिर इन शॉर्ट किसी ने आईआईटी क्रैक कर रखी है तो वो भी कुछ अच्छी मतलब पोजीशन पर आज है। तो
ये जो बच्चे हैं आपसे कनेक्ट में रहते हैं क्या, मतलब ये आपसे कनेक्ट में है, आपकी इनसे बातें कुछ होती हैं इस रिगार्डिंग, कुछ आप बताएं। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने पूछा कि जो बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं वो आपसे कनेक्ट में रहते हैं क्या? बिल्कुल, कोई भी अच्छा स्टूडेंट अपने टीचर को कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता, चाहे वो सक्सेसफुल हो या थोड़ा कम रह जाए, वो कभी नहीं भूलता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में हैं, आज भी मुझे इतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं वो जितनी कभी पढ़ते थे तब देते थे। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ की इवेंट्स भी शेयर करते हैं कि सर मेरे यहाँ पे ये फंक्शन है, प्लीज आइएगा, आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चे कभी नहीं भूलते, एक स्टूडेंट अपने टीचर को कभी नहीं भूलता और एक टीचर भी अपने स्टूडेंट को कभी नहीं भूलता। बहुत कनेक्शन है। that's so nice sir, that's actually very nice, क्योंकि आपने उस जहां भी आज एक बच्चा है मान लीजिए वो बहुत सक्सेसफुल है जो कि शायद वो पहले नहीं था, लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने मेंटोर किए होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन या फैमिली की कंडीशन पहले नहीं अच्छी रही होगी, पर आपके कंट्रीब्यूशन के कारण वो आज एक ऐसी जगह पे है जहां पर वो इन चीजों को लेके बहुत सक्सेसफुल है। तो डेफिनेटली आपका उस बच्चे के साथ में आपका लाइफ टाइम में कनेक्शन रहेगा, वो हमेशा ही आपको एक तरीके से याद करने वाला है कि सर की एडवाइस के कारण, सर की मेंटोरशिप के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा सर, इसमें ना एक थोड़ा सा ऐसा सवाल है मेरे अंदर से एकदम से आ रहा है कि अब चूंकि आपने काफी सारे बच्चों को पढ़ाया कोटा के अंदर, तो बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे पब्लिक में भी मिल जाते होंगे। तो लेट्स से कि कोई बच्चा आपको पब्लिक में मिल जाता है, तो हाउ डू यू टैकल, मतलब आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं कि कोई बच्चा एकदम से आपके पास आ गया कि सर आपने मुझे पढ़ाया है, तो आपको वो सिचुएशन कैसी लगता है, उसको कैसे टैकल करते हैं? एक्चुअल में ये टैकल वर्ड मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। टैकल तो करना ही नहीं है, वो तो मेरे लिए बहुत खुशी का मोमेंट होता है। वो तो मतलब काइंड ऑफ, अगर मेरा स्टूडेंट मुझे सामने दिख रहा है और मुझे पहचान जाता है और बोलता है सर सर सर, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होती है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है अगर कोई स्टूडेंट पहचान जाता है कि सर मैं आपसे तब पढ़ा था और आज मैं ये कर रहा हूँ। या कोई स्टूडेंट ऐसे भी बोलता है सर आपने इतना अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा, पर मैं अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया। मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरा कोई स्टूडेंट मुझे मिल जाता है, तो मैं मतलब मेरे लिए तो काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हो गया हो। मुझे डेफिनेटली वो अच्छा लगता है। That's so nice of you sir, that's so kind of you. अच्छा सर, तो आप एक जनरल एडवाइस जो कि आप 9, 10, 11, 12 के बच्चों को एक बहुत ही जनरल लेवल पे देना चाहेंगे, वो क्या होगी? 9, 10 के बच्चों को मेरी तरफ से एडवाइस, सबसे बड़ी एडवाइस तो यही है बेटा कि इस टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ये सब है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, लेकिन आपको उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करना है, क्योंकि इन चीजों में नॉलेज का भंडार है। आप इनसे बहुत कुछ गेन कर सकते हो, तो इन चीजों को पॉजिटिवली यूज करिए। इनको इस नजरों से मत देखिए कि इससे डिस्ट्रैक्शन होगा, मेरा नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप चाहो तो इनकी हेल्प से अपनी लाइफ को, अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को बहुत आसान बना सकते हो। और पूरी ईमानदारी से पढ़िए, और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए। अच्छे स्टूडेंट तो आप ऑटोमेटिकली बन ही जाओ, और सक्सेस तो आपके साथ। That's the most important advice. That's very important. मतलब एक अच्छा इंसान, एक स्टूडेंट तो एक सबसेट हो गया ना इंसान का। इंसान हमारे पास में मेन है, उसके फिर सबसेट है कि आप स्टूडेंट कैसे हो, आप बेटे कैसे हो, आप दोस्त कैसे हो। पर अगर आप एक अच्छा इंसान बन जाते तो आई थिंक कि आप कहीं ना कहीं सारी ही चीजों को टच कर पाते हैं। तो सर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे ऑन अ वेरी पर्सनल नोट बहुत अच्छा लगा, मतलब आई फील ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो, और हमें बहुत मजा आया। मतलब हमें ऐसा लगा था कि यार फिजिक्स के टीचर हैं और इतने साल से टीचर है, तो एकदम से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं है सर, मतलब कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। पर सर हमने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया और ऐसा लगा कि बिल्कुल हम आपको सालों से जानते हैं, मतलब हम खुद भी आपके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। ऐसी मतलब बहुत अच्छी एक वाइब आई, बहुत अच्छी फील आई, और बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें सुन के। तो ऑन दैट नोट अथर्व, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यार बस यही कहना चाहता हूँ कि सर आपने जो भी आज गाइडेंस दिया है, ठीक है, हमारी एक्चुअली जो फैमिली है ना उसको हम तबाही फैम बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जो है ना वो मतलब ऐसे बिल्कुल तबाही मचाने वाले हैं हर जगह, हर इसमें हम हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करते हैं कि यार तुम मचाओगे तबाही, तुम जो भी करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर फील्ड यू चूज, तुम जो भी करोगे ना तुम बहुत अच्छी तरीके से तबाही मचाओगे। तो आपने आज इसको और एक अलग लेवल पर ले जाने का जो इनिशिएटिव लिया, दैट इज वेरी 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 गुड फॉर अस एज वेल, क्योंकि हम आज जो भी बोलते थे बच्चों को वो आज आपके मुंह से सुनने को मिला। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इससे बेटर चीज और कुछ भी नहीं हो सकती है।
एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आप आज आए और इस एपिसोड में आपने कंट्रीब्यूशन दिया, तो थैंक यू सो मच। तो सर एक चीज है जो कि बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है, अब चूंकि 10 से सारे लोग 11th में जा रहे हैं, और जैसा आपने बोला कि यार 9-10 के टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं, एक बेस फॉर्म करते हैं अपने आगे आगे चलने वाले टॉपिक्स का। तो आपको क्या लगता है कि जो 10th में जो फाउंडेशन क्लासेस होते हैं या फिर जो ऐसी ब्रिज टाइप की क्लासेस होती है जो कि आपके 10th के टॉपिक्स को 11th से आपकी जेईई की प्रिपरेशन से रिलेट कर रही होती है, तो वो फाउंडेशन क्लासेस 10th के बच्चे के लिए कितनी हेल्पफुल होती है आपकी नजर में? अगर आप 10 to 11 मूविंग हो और आपका एम है कि मुझे जेईई और नीट तो क्रैक करना ही है, तो बेटा एक गाइडेंस के साथ चलना ही, मतलब एक गाइडेंस के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। बिना गाइडेंस के अगर आप चलोगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी मेहनत आपको बहुत अच्छा फ्रूट दे। तो मेरी एडवाइस है, उस गाइडेंस के लिए ये फाउंडेशन क्लासेस बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जब आप फाउंडेशन क्लास करते हो तो आपको पूरे 2 साल का गाइडेंस मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जरूरी है। फाउंडेशन क्लासेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी प्रिपरेशन में, हमको एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे देती है जो हमें लास्ट तक हेल्प करता रहता है। अगर हमारे स्टार्टिंग में कुछ अच्छे से हो जाए, हमारी स्पीड थोड़ी अच्छी रह जाए, हम थोड़ा एडवांस में कवर कर लेते हैं, तो वो चीज हमें पूरे 2 साल तक हेल्प करती है। तो मेरे हिसाब से क्लासेस तो जरूरी है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, एक चीज मैं सारे व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, अब चूंकि तुम लोग 10 से 11th में जा रहे हो, तो क्या आप लोग, अब जैसे सर ने बताया कि फाउंडेशन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने नजरिए से भी देख के सोचे तो आपको जैसा आपको भी डेफिनेटली लगेगा कि नहीं यार, फाउंडेशन क्लासेस और जो जेईई के लिए हमको क्लासेस लगती है प्री स्टार्ट में, मतलब कि 10th में, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप लोग सर से कुछ क्लासेस लेने का मौका देखना चाहते हैं, मतलब तुम लोगों को मौका दिया जाए कि यार सर से आप कुछ क्लासेस पढ़ पाए फाउंडेशन वाली, तो तुम लोगों को कैसा लगेगा, तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा? मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताओ कि कमेंट सेक्शन में तुम पूरा भर दो कि तुम कितने, मतलब क्या चाहते हो कि सर तुम्हारे कैसी फाउंडेशन क्लासेस ले, या मतलब तुम्हारा क्या व्यू है इसके ऊपर, ऑनेस्टली ऐसा बताओ तो। एंड प्रणय, अगर आप सर इस वीडियो को, सर हमेशा सारे वीडियो हम एंड करते हैं, तो इस वीडियो को, चूंकि आप बातचीत के ऊपर पहले गेस्ट हैं, तो आप सर इस वीडियो को एंड कीजिए, मतलब हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को पूरा एक प्रॉपर एंड करके हम इसको फिर खत्म कर सकते हैं। देखो अथर्व और प्रणय, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आज के इस शो में आके, और आप लोगों से इतनी बात करके मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोग इतना नोबल काम कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो कि इतने स्टूडेंट को इतना अच्छे से गाइड कर रहे हो। इतना गाइडेंस किसी स्टूडेंट को नॉर्मली नहीं मिल पाता। तो मतलब आई वांट टू गिव अ बिग थैंक्स टू यू पीपल। आप लोग बच्चों की बहुत हेल्प कर रहे हो। ऐसे बच्चे जो परेशान हो जाते हैं आपके शो को देख के, उनको वो गाइडेंस एक जगह बैठ के मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम है, इसको कंटिन्यू रखिए। और बच्चे तो मतलब इसीलिए बच्चों के दिल की धड़कन बन चुके हो आप दोनों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये काम ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सर। मेरा हो गया, अब मेरा हो गया। बस यही चाहिए था लाइफ, यही सुनना था बस। सही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मिलते हैं ऐसे ही बातचीत के अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए हम सब साथ में बोलेंगे गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।